एशिया में ना पावर का जो बैलेंस है वो बदल रहा है। और वैसे नहीं जैसा शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे। एक नई पार्टनरशिप उभर रही है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो इस पूरे रीजन का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक सवाल है। अगर हम इंडिया के सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर के बारे में सोचें तो जहन में कौन कौन से नाम आते हैं? अमेरिका या फिर हमारा पुराना साथी रूस? जवाब इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इंडिया का जो नया सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन रहा है वो एक ऐसा देश है जो दशकों से समझिए कि अपनी मिलिट्री की परछाई में ही जी रहा था, लेकिन अब वो उस परछाई से बाहर निकल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जापान की। और ये जो बदलाव है ना, ये एशिया की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। अब देखिए, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलना होगा। हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने एक पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी संविधान अपना लिया था। इसने उसकी सेना पर बहुत बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। लेकिन अब इतने दशकों के बाद जापान उसी इतिहास को एक नए सिरे से लिख रहा है। ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए। पहले क्या था? जापान के लिए लीथल वेपन्स यानी घातक हथियार एक्सपोर्ट करना पूरी तरह से बैन था, इल्लीगल था। और अब ये सिर्फ लीगली नहीं है, बल्कि इसे देश की एक मेजर पॉलिसी बनाकर प्रमोट किया जा रहा है। और देखिए, जब हम लीथल वेपन्स या घातक हथियार कहते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ बंदूकें और गोलियां नहीं है। नहीं, हम बात कर रहे हैं एकदम एडवांस्ड फाइटर जेट्स की, लॉन्ग रेंज मिसाइलों की, वॉरशिप्स की और यहां तक कि फ्यूचर के वेपन सिस्टम्स की भी। ये जापान की तरफ से दुनिया को एक बहुत बहुत पावरफुल मैसेज है। तो फिर इस पूरी कहानी में इंडिया का क्या रोल है? सवाल यह है कि नई दिल्ली ने टोक्यो के इस बड़े कदम का इतने खुले दिल से स्वागत क्यों किया, और आखिर इंडिया के लिए इसके मायने क्या हैं? जापान अपने इस नए रोल को लेकर कितना सीरियस है, इसका अंदाजा सिर्फ उसके डिफेंस बजट से ही लग जाता है। हम बात कर रहे हैं लगभग 66 बिलियन डॉलर्स की हर साल। ये रकम पता है इंडिया के डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है। और यही बजट जापान को दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स में से एक बना देता है। अब इंडिया के लिए जापान एक परफेक्ट पार्टनर क्यों है? पहली बात, वो एक बहुत ही भरोसेमंद और स्टेबल देश है। दूसरी बात, वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जैसे कि रेलगन जो आवाज की स्पीड से भी कई गुना तेज प्रोजेक्टाइल फायर कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, दोनों ही देश, इंडिया और जापान, चीन के बढ़ते एग्रेशन को लेकर एक जैसी ही चिंता रखते हैं। जाहिर सी बात है, इस नए बनते अलायंस पर एक देश की नज़र सबसे ज्यादा गड़ी हुई है, और वो देश है चीन। बीजिंग का जो रिएक्शन आया है वो काफी तीखा है, और उन्होंने एक ऐसी वार्निंग दी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इतिहास में। चीन का रिएक्शन बिल्कुल सीधा और साफ है। उनके सरकारी मीडिया ने इंडिया को एक पावरफुल मैसेज भेजा है, कोट अनकोट, इतिहास को मत भूलो। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसमें दशकों का गुस्सा और शक सब कुछ भरा पड़ा है। ऑफिशियली देखें तो चीन का कहना है कि ये जो अलायंस है ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। ये उस पीस फ्रेमवर्क को कमजोर करता है जो कोल्ड वॉर के बाद एशिया में बना था। और चीन ये भी कह रहा है कि इसके जवाब में उसे भी अपना मिलिट्री खर्च बढ़ाने का पूरा हक है। लेकिन चीन का रिएक्शन सिर्फ इन ऑफिशियल बयानों तक ही नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें दुश्मनी की एक बहुत बहुत गहरी और कड़वी विरासत में हैं। और इसे समझना इस पूरी कहानी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। इसको समझने के लिए हमें चीन की इंटरनल पॉलिटिक्स को देखना होगा। असल में वहां जापान के लिए एक बहुत गहरी स्टेट स्पॉन्सर्ड दुश्मनी है। ये सिर्फ दो सरकारों के बीच की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे चीनी सोसाइटी में दशकों से पाला पोसा गया है। और इस फीलिंग को, इस नैरेटिव को एजुकेशन सिस्टम के जरिए और मजबूत किया जाता है। और कई बार तो इसका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल हथियार की तरह भी होता है, अपनी घरेलू परेशानियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। ये भावना कितनी इंटेंस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी से भी कहीं ज्यादा गहरा माना जाता है। ये एक ऐसी नफरत है जो इस पूरे रीजन के फ्यूचर के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। तो इन सब बातों से हमें एक नई एशियन रियलिटी का पता चलता है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जिसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, बल्कि एक खास देश के अपने अग्रेशन ने ही की है। और विडंबना देखिए, इस पूरी सिचुएशन का, इस नई पार्टनरशिप का जो मेन कारण है वो चीन खुद है।
उसकी अपनी अग्रेसिव पॉलिसीज ने, चाहे वो इंडिया के साथ बॉर्डर पे हों या जापान के पास समंदर में, इन्हीं पॉलिसीज ने इन दोनों देशों को एक दूसरे के इतना इतना करीब ला खड़ा किया है। इस सिचुएशन पर एक पुरानी कहावत है ना, वो बिल्कुल फिट बैठती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जो होना था वो तो हो गया। चीन की वार्निंग्स अब शायद बहुत देर से आ रही हैं, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट अब एक रियलिटी है। तो सवाल ये उठता है कि ये नई पार्टनरशिप, ये नया अलायंस एशिया में शांति और स्टेबिलिटी लाएगा, या फिर ये एक नए और ज्यादा खतरनाक टकराव की शुरुआत है? जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, एशिया का फ्यूचर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला।